अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। मेरा नाम रोहान उल हक है और आज हमें बात करनी है एक टॉपिक की जिसका नाम है एफिक्सेशन, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट होगा एमडीकैट एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि इसका ताल्लुक एक्चुअली लिंक बनता है सारा वोकेबलरी से, और वोकेबलरी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच सिखाऊंगा जिससे वोकेबलरी को टैकल करने में आसानी होगी आपको। और वो अप्रोच है रूट वर्ड अप्रोच, RVA कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो उसका लिंक बनता है एफिक्सेशन से। ठीक है, तो क्या चीज़ है ये और इसको कैसे सीखना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आज के सेशन का हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, यानी आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी जो पूरी हमारे पास लिस्ट है वो ये है कि सबसे पहले हमें सीखना है कि बेसिक्स क्या हैं वर्ड मॉर्फोलॉजी की, यानी एफिक्सेशन की बेसिक्स सीखनी है। फिर हमें देखना है कि कितनी तरह की एफिक्सेशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ एफिक्सेशन को देखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है कि प्रीफिक्स का टेबल क्या है और उसमें क्या फॉर्मेशंस हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्टली हमें देखना है कि सफिक्स का टेबल क्या है और सफिक्स के अंदर क्या फॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये चार मेजर चीज़ें हमें आज के सेशन में कवर करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आप अपने पेन्स को बिल्कुल टाइट कर लीजिए और नोट्स अपने सेट कर लीजिए। जाहिर है आपको नोट्स बनाने होंगे क्योंकि ये चीज़ काम आएगी आगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है बेसिक्स ऑफ वर्ड मॉर्फोलॉजी, जिसको हम वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसका एक्चुअल नेम मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज के अंदर इसका एक्चुअल नेम होता है एफिक्सेशन। तो ये क्या चीज़ है और क्यों हमें सीखनी है ये? सबसे पहली बात ये कि स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं वर्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी अगर वर्ड जो है वो बन रहा है, कैसे बन रहा है, लेटर बाय लेटर बन रहा है। ठीक है, उसके अंदर लेटर्स ऐड हो रहे हैं या सिंबल्स ऐड हो रहे हैं, क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ऐड हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर इन सब से मिलाकर हम एक वर्ड को बना देते हैं तो इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं वर्ड मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? वर्ड मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अगर कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं नॉर्मल पेस पे ही बोलूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ तो आप उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट ये कि द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स डिपेंड ऑन द अटैचमेंट ऑफ एफिक्सेस। एफिक्सेशन के अंदर बहुत सारे एफिक्सेस यूज़ होते हैं, उन एफिक्सेस की अटैचमेंट से हम कह सकते हैं कि वर्ड की फॉर्मेशन डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी उस अटैचमेंट पे डिपेंड कर रही है वर्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, वो क्या है? अगर मैं बोलना चाहूँ एफिक्सेस के बारे में तो एफिक्सेस होते हैं प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। ठीक है, ये तो आपने सुने ही होंगे। इनफिक्सेस, सरकमफिक्सेस, सुप्राफिक्सेस, साइमलफिक्सेस और इंटरफिक्सेस, ये चीज़ें थोड़ी नई होंगी आपके लिए क्योंकि ये कॉमन नहीं है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया दे दूंगा, जनरल आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और मेन फोकस हमारा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के ऊपर होगा क्योंकि हमें अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है। ठीक है, तो तीन बातें मैंने आपसे की, मैं इन बातों को रिपीट करता हूँ। पहली बात मैंने क्या की कि वर्ड की फॉर्मेशन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम कहेंगे वर्ड मॉर्फोलॉजी। क्या कहेंगे? वर्ड मॉर्फोलॉजी। दूसरी बात मैंने ये करी कि फॉर्मेशन जो होगी वर्ड्स की, यानी वर्ड किस तरह बन रहे हैं, ये बात डिपेंड करेगी अटैचमेंट ऑफ एफिक्सेस के ऊपर, कि एफिक्सेस किस तरह के अटैच हो रहे हैं। ठीक है, प्रीफिक्स अटैच हो रहा है या सफिक्स अटैच हो रहा है, क्या अटैच हो रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा वर्ड का मामला, कि वर्ड जो फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि एफिक्सेस हम उन चीज़ों को कहेंगे जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं या दूसरे जो हैं इनफिक्सेस वगैरह। ठीक है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये बातें आपने तीन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फोर्थ पे हमारे पास बात यह है कि एफिक्सेस असल में मॉर्फीम्स होते हैं। अब मॉर्फीम्स क्या है? नई नई टर्म्स आ रही है ना, इन टर्म्स को ही ध्यान में रखना है। मॉर्फीम्स हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी ऐसा समझ लो लेटर नहीं कहना चाहिए या उसको पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन एक जो सेगमेंट होता है ना, हाँ सेगमेंट एक अच्छा लफ्ज़ है। अगर मैं सेगमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एफिक्सेस के अंदर अगर क्लासिफिकेशन की जाए और उसको देखा जाए तो जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम मॉर्फीम्स कह सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सेगमेंट जो होंगे इनकी मीनिंग भी होनी चाहिए। मैंने लिखा ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग,
ऐसा नहीं कि स्मॉल सेगमेंट बन रहे हैं तो उनकी मीनिंग नहीं है। उन स्मॉल सेगमेंट की कोई ना कोई मीनिंग अगर होगी तो हम कह सकते हैं कि एफिक्सिस वही मीनिंग है, ठीक है? यानी एफिक्सिस और मॉर्फीम्स एक ही चीज़ है। सिर्फ हम उसको एफिक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अटैच हो रहा होता है। अगर वो अटैच नहीं होगा तो वो मॉर्फीम कहलाएगा, ठीक है? और अगर वो अटैच हो जाता है तो वो मॉडिफाई कर देता है मीनिंग को। आगे जो बात लिखी है वो यही लिखी है, ठीक है? तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं अपनी बात को पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो वो बात ये है कि देखो भाई, एफिक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास वो लफ्ज होते हैं जो मतलब अटैच होते हैं दूसरे किसी वर्ड के साथ, ठीक है? और ये पूरे लफ्ज नहीं होते, ये सिर्फ एक सेगमेंट होता है छोटा सा। इस सेगमेंट को हम मॉर्फीम कहते हैं, ठीक है? और अगर यही मॉर्फीम अटैच होना स्टार्ट हो जाए किसी दूसरे वर्ड से तो फिर वो एफिक्सेस कहलाता है, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे कि मॉर्फीम की डेफिनेशन क्या है तो आप सिंपली बोल देंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। बाकी मॉर्फीम्स के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। तो ये हो गया फोर्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट जो है वो ये है कि एफिक्सेस अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। कैसे? अगर मैं एक एडजेक्टिव हो हैप्पी, उसके अंदर अगर मैं एक ली वाला हमारे पास जो सेगमेंट है वो ऐड कर दूं, यानी हैप्पी के अंदर मैंने ली ऐड कर दिया तो ये बन गया हैप्पीली, ठीक है? तो ली ऐड करने से क्या हुआ, उसकी मीनिंग जो है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरा चेंज हो गया। सिर्फ क्या ऐड करने से? ली को ऐड करने से एक एडजेक्टिव जो है वो एक एडवर्ब बन गया, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो गया। तो एफिक्सेस जो है अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक और पॉइंट ये है कि एफिक्सेस जो होते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस यानी कि इनके अल्फ़ाबेट्स को आप बड़े-बड़े लेटर्स में नहीं लिखोगे, आप इनको छोटे लेटर्स में लिखोगे, ठीक है? ये कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होते। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक प्रीफिक्स लिखा है एक्स, तो ये सही लिखा है मैंने, छोटे लेटर्स में लिखा है। इसी तरह एक सफिक्स लिखा है मैंने ईएस, ठीक है? IOUS, ठीक है? तो ये एक सफिक्स है। तो ये सब मैंने शॉर्ट लेटर्स में ऐड करके लिखा है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है? इसको आप कैपिटल लेटर्स में मत लिखिएगा, कि पता चले कि आपने ई जो है वो कैपिटल लिख दिया, एक्स आपने कैपिटल लिख दिया, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? और ये मैंने आपको जनरल बात बताई है, ठीक है? जबकि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी हैं, कुछ सोर्सेज जो है इंटरनेट के ऊपर, कुछ वेबसाइट्स वगैरह या जो इंस्टीट्यूशन या कंपनीज वगैरह जो भी होती हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि वो कैपिटल कर रही हैं, मतलब इसको कैपिटलाइज कर रही हैं, इन प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस को बड़े बड़े लेटर्स में लिख रही हैं। तो आप उससे परेशान मत होइएगा। हर क्योंकि इदारे का जो है वो अपना तरीका है लैंग्वेज परसेप्शन का, लेकिन जनरल बात याद रखिएगा, जनरल इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं या आप एग्जाम का हिस्सा हैं तो आपको जनरल चीज़ पता होनी चाहिए और आप जनरल को फॉलो करेंगे। जनरल बात क्या है कि हम इनको हमेशा शॉर्ट लेटर्स में लिखते हैं, इनको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है? ये जनरल बात है। आखिरी और फाइनल बात हमारी बेसिक से रिलेटेड वो ये है कि एफिक्सेस के हमेशा इंडिकेशन के लिए हम लोग हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एफिक्सेस किस तरह के हैं, यानी वो प्रीफिक्सेस हैं या सफिक्सेस हैं, वो क्या हैं, इसके लिए हमें हमेशा हाइफन को यूज़ करके दिखाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीफिक्स के अंदर मैंने एक्स के बाद हाइफन को यूज़ किया है, जबकि सफिक्स के अंदर सबसे पहले हाइफन यूज़ हुआ है और बाद में एक सेगमेंट आया है लेटर्स का, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़हन में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू ले रहा हूँ अपने पॉइंट्स का, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन को हम वर्ड मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो है यानी एक लफ्ज़ जब बनता है तो उसके बनने को अगर हम बोलें कि डिपेंड वो किस चीज़ पे कर रहा है, तो याद रखिएगा वो डिपेंड करता है अटैचमेंट ऑफ एफिक्सेस के ऊपर, कि यानी कौन सा एफिक्स जो है वो उसके साथ अटैच कर रहा है। तीसरी बात ये कि एफिक्सेस क्या होते हैं? एफिक्सेस असल में प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस, सरकमफिक्सेस, सुप्राफिक्सेस, साइमलफिक्सेस और इंटरफिक्सेस को कंसिडर किया जाता है, ठीक है? ये और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बेसिक और मेन मेन जो थे वो यहाँ पे मेंशन करके बता दिए, और अभी हम इनकी डिटेल भी देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि एफिक्सेस को हम मॉर्फीम्स कहते हैं, क्योंकि मॉर्फीम्स जो होता है वो एक स्मॉल यूनिट होता है मीनिंग का, यानी किसी भी लफ्ज़ का जो सेगमेंट होगा और अगर वो सेगमेंट हमें कोई मीनिंग दे रहा होगा तो हम उसको मॉर्फीम कंसिडर करेंगे। और अगर वो सेगमेंट जो है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी अटैचमेंट की वजह से हम उसको मॉर्फीम के बजाय क्या बोलेंगे? एफिक्सेस बोलेंगे। बस इतनी सी बात है, रिव्यू कर लेना।
तो ये फिर क्लियर हो जाएगा। और फिफ्थ पे हमारे पास के एफिक्सेस अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि एक एडजेक्टिव है हमारे पास सैड, तो सैड के साथ अगर हम ली लगा दें तो दैट विल बी सैडली। इसी तरह हैप्पी है तो हैप्पी के साथ ली लगाया, हैप्पीली। एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत एग्जांपल हो सकती हैं जो हमें एफिक्सेस में दिखेंगी। आगे मैंने ये बात की थी कि एफिक्सेस को जनरल तरीके से लिखने का तरीका जो है वो ये है कि आप जो है इसको लोअर केस में लिखेंगे, यानी इनके अल्फ़ाबेट्स को शॉर्ट रखेंगे और कभी भी कोई चीज़ कैपिटल नहीं होगी। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसी होंगी जो इसको कैपिटल भी करेंगी, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने उसको कंसिडर करना है, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं या जिस भी रिसोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, और आखिरी बात जो थी हमारे पास वो ये थी कि हाँ, एफिक्सेस के जो आगे या पीछे हम हाइफन लगा रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके का एफिक्स है। जैसा कि यहाँ पे ई एक्स लिख के मैंने हाइफन लगाया तो इससे मुझे पता चला कि ये एक प्रीफिक्स है, और दूसरी जगह मैंने पहले हाइफन लगाया बाद में लेटर्स को लिखा तो इससे मुझे पता चला कि ये एक सफिक्स है। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान सकते हैं हाइफन के थ्रू के कौन सा एफिक्सेस आप यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा जो हल है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये भी है कि जैसे ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा दो ट्रेनों को जोड़ने के लिए बीच में एक जंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स के आगे जो ये हाइफन है ना ये जंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ हाइफन मौजूद है इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है, अगर ई एक्स के आगे हाइफन मौजूद है इसका मतलब ई एक्स जो है वो एक्स वाली साइड से किसी से जुड़ेगा, ई वाली साइड से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये हाइफन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी चीज कहाँ से अटैच हो सकती है। ठीक है, यानी अटैचमेंट की इंडिकेशन जो है वो हमें कौन देता है, हाइफन देता है। और फॉर सपोज अगर ये बातें आपको मुश्किल लग रही हैं, ये जितनी मैंने मोटी मोटी बातें करी हैं, अगर ये आपको बहुत मुश्किल लग रही हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये सिर्फ बेसिक्स हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, अभी इसके अंदर सिर्फ ये मैंने बेसिक बातें करी हैं और मे बी पॉसिबल आपको ये अभी समझ ना आए, लेकिन जब मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, जब मैं आपको आगे की चीज़ें समझाऊंगा तो फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने मेरी बातों को सुनना है गौर से और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मतलब अपने साथ हर चीज़ें नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एफिक्सेशन के ऊपर कि एफिक्सेशन की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। तो देख लीजिए ये टाइप्स जो आपके सामने गिवन है ये अभी हमें डिस्कस करनी है, जिनमें से हमें सबसे डिटेल में डिस्कस करना है प्रीफिक्सेस को और सफिक्सेस को। ठीक है, थर्ड पे है हमारे पास जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए, वो है इनफिक्सेस। फिर ऐसे ही फोर्थ पे सरकमफिक्सेस, फिफ्थ पे साइमलफिक्सेस, सिक्स पे सुप्राफिक्सेस और सेवेंथ पे इंटरफिक्सेस। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये बात मेंशन भी कर दी कि हम जो हैं वो सिर्फ हमें डिटेल में डिस्कस करना है प्रीफिक्सेस को और सफिक्सेस को, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा यूजेज है आपके पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, और इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर भी हमें ये बहुत लाइक हमारी मदद करेगा ये। ठीक है, कैसे करेगा मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब दो बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से रिलेटेड, वो ये कि हमारे पास जो प्रीफिक्स की फॉर्म होती है, मतलब प्रीफिक्सेस जो होते हैं हमारे पास वो बनाते हैं कोई चीज़। क्या बनाते हैं, वो फॉर्म करते हैं दो चीज़ें। एक होता है एंटोनिम, ठीक है आपको पता है, जो अपोजिट होता है किसी भी वर्ड का। और दूसरा है वर्ब, वर्ब यानी एक्शन वगैरह, जो बताने के हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं। कैसे करेगा ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ, सिर्फ अपने पास आप इसको लिख लीजिए। दूसरी चीज है कि सफिक्स भी कुछ फॉर्म करता है। ठीक है, सफिक्स भी कुछ ना कुछ बनाता है। सफिक्स क्या बनाता है, सफिक्स भी दो चीजें बनाएगा। पहली नाउन यानी कोई भी चीज, और दूसरा एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी वगैरह होती है किसी भी नाउन की। ठीक है, तो अभी कैसे बनेगा क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है डिटेल में। इतनी बातें आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें बात करनी है कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं वो एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, अब हम डिटेल में जा रहे हैं। तो याद रखिएगा प्रीफिक्सेस जो हैं वो हमेशा एक रूट वर्ड के पहले लगते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास बेसिक वर्ड होगा उसके पहले प्रीफिक्सेस यूज होंगे। कैसे, अगर मैं एक वर्ड आपको कंसिडर करके बताऊं, प्रेसिडेंट। क्या बोला मैंने, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले अगर मैं एक प्रीफिक्स लगा देता हूं एक्स, ई एक्स वाला, ठीक है,
तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास प्रीफिक्स एक्स जो है वो एक मीनिंग दे रहा है, और वो उसकी मीनिंग क्या होती है? प्रीवियस या फॉर्मर। ठीक है, एक्स की मीनिंग होती है प्रीवियस या फॉर्मर। ठीक है, एक्स आपने सुना होगा ना? हाँ, मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा। तो एक्स जो है वो बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड जो है वो प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया है, यानी एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट मतलब ये कि एक्स पुराना प्रेसिडेंट जो था वो पुराने प्रेसिडेंट को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ प्रेसिडेंट बोल दूं तो फिर वो कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ एक्स प्रेसिडेंट। एक्स लगाने से क्या हो गया कि वो चीज जाहिर हो गई कि प्रेसिडेंट जो है वो पुराना है, फॉर्मर है। ठीक है, प्रीवियस है, यानी जो पहले था प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी तरह रिस्पेक्ट। अब इससे पहले मैं एक प्रीफिक्स लगा देता हूँ, डिस। डी आई एस। ठीक है, तो याद रखिएगा डी आई एस डिस जो है इसका मतलब होता है, ये फिक्स मतलब है इसके। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी कुछ और है बाद में कुछ और। ठीक है, फिक्स कुछ 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 ऐसे होंगे प्रीफिक्स जिनके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके फिक्स मतलब है, यानी एक्स का मतलब ही होता है प्रीवियस या फॉर्मर। इसी तरह डिस जो है, डिस का मतलब ही होता है कि कोई चीज जो है उसके अपोजिट, यानी उसके उलट। ठीक है, जैसे रिस्पेक्ट करना एक पॉजिटिव चीज है। अब रिस्पेक्ट का जो अपोजिट होगा वो डिस लगाने से डिसरिस्पेक्ट बन गया। ठीक है, यानी बेइज्जती करना। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इज्जत देना। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। तो डिस लगाने से क्या हो गया? बिल्कुल उसके उलट, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह सफिक्सेस की बात करेंगे। सफिक्सेस में ये होता है कि हमारे पास जो मेन बेसिक वर्ड होता है उसके आखिरी में हम कुछ लगा के मीनिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस का मतलब ही देखो ना, प्री और फिक्सेस लगा हुआ है, यानी कोई चीज पहले आएगी। ठीक है, प्री से पता चल रहा है कोई चीज पहले आएगी, से आप याद रखिए। और सफिक्सेस के अंदर क्या है? कोई चीज वर्ड के बाद में लगेगी जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कंसिडर करूं काम। ठीक है, काम होता है यानी कि ठंडा। ठीक है, ठंडा इन अ सेंस वो वाला ठंडा नहीं, फीलिंग वाला ठंडा नहीं, ठंडा इन अ सेंस के मेंटली तौर पे ठंडा। ठीक है, और कामनेस अगर मैं लगा दूं, नेस का जो मैंने सफिक्स ऐड करा है, इसका मतलब हो गया कि ठंडापन जो होता है ना, मतलब किसी मेंटली तौर पे कोई बंदा ठंडा है, तो उस स्टेट को हम कह सकते हैं दैट इज अ स्टेट ऑफ कामनेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेस जो है वो बता रहा है कि कोई क्वालिटी है, कोई चीज है। ठीक है, नेस जो है वो दिखा रहा है कि कामनेस जो है, मतलब पूरा जो वर्ड बना है वो क्वालिटी को जाहिर कर रहा है कोई। ये किसी भी चीज की क्वालिटी हो सकती है ये। इसी तरह हिंदू। ठीक है, हिंदू हमारे पास क्या है? एक अ, लोगों की, मतलब एक पूरी वो है, स्पीशी कंसिडर कर लें आप, जो किसी फेथ को बिलीव करती है। ठीक है, उनका कोई ना कोई ईमान है। ठीक है, तो उनके ईमान को अगर हमें दिखाना हो या बताना हो तो अब हमें एक सफिक्स ऐड करना होगा। हिंदू तो वो लोग हैं ना, हिंदू तो हमारे पास वो लोग हैं, हिंदी हमारे पास लैंग्वेज होती है। ठीक है, और हिंदू वो लोग हैं। तो इनके बिलीफ को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये वाला सफिक्स ऐड करना होगा, इज्म का। ठीक है, इज्म जो होता है ये वो सफिक्स होता है जो हमें बिलीफ दिखाता है, मतलब किसी चीज का अगर आप इज्म किसी के साथ लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका बिलीफ बता रहे हैं कि वो शख्स इस चीज पे बिलीव करता है। हिंदू लोग जो होते हैं वो बिलीव करते हैं हिंदुइज्म पे। ठीक है, तो इज्म लगाने से हमें पता चल गया कि ये पूरा बिलीफ है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे होते हैं हमारे पास रिलीजन जिसके अंदर इज्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और वो बिलीफ को ही जाहिर करता है। ठीक है, और ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते, जैसे कि क्रिश्चियन के अंदर हमारे पास क्रिश्चियनिज्म नहीं होता, वो क्रिश्चियनिटी होता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंसेस आ सकते हैं। आपको ये सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स के लगने से या सफिक्स के लगने से मीनिंग में क्या फर्क आ रहा है, और प्रीफिक्स और सफिक्स का अपना खुद का क्या मीनिंग है। ठीक है, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे जैसे हिंदू को मैंने क्या कर दिया? हिंदू वो लोग थे, तो हिंदू को अगर हमें बिलीफ के तौर पे दिखाना हो कि हिंदू जो है वो किस पे बिलीफ रखते हैं, तो वो हिंदुइज्म पे बिलीफ रखते हैं। ठीक है, इज्म लगाने से क्या बन गया? वो एक फेथ बन गया, मतलब वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही चेंज हो गया। पहले हम लोगों की बात कर रहे थे, अब हम बिलीफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, मतलब सेंस कहना चाह रहा था मैं, सेंस चेंज हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। आई होप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बिल्कुल क्लियर है। अब हमें जिन चीज़ों की बात करनी है वो चीज़ें लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी रेयर है, मतलब ऐसे खुल के सामने नहीं आएंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में, लेकिन पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि उनका यूजेज इतना है नहीं। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक जनरल आइडिया अपने जहन में रखें, तो इसलिए वी विल कंसिडर दैट। और थर्ड पे है हमारे पास इनफिक्सेस।
दे आर एडेड इनटू द मिडल ऑफ अ वर्ड, यानी इनफिक्सेस का मतलब ये है कि वो बीच में इंसर्ट होगा, ठीक है। यानी एक वर्ड उससे पहले भी होगा, एक वर्ड उसके बाद भी होगा, और इनफिक्सेस जो होंगे वो बीच में फंसेंगे। कैसे? अब यहाँ गौर से देखिए, अन डैश और बिलीवेबल। अगर मैं बीच में एक इनफिक्स लगा दूं तो दैट वुड बी फ्रीकिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना अनफ्रीकिंग बिलीवेबल, यानी इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मैं बता रहा हूँ कि भाई ये तो यकीन ही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अनफ्रीकिंग बिलीवेबल, ठीक है। बीच में फ्रीकिंग लगा दिया मैंने उसको बढ़ाने के लिए। तो ये जो बीच में मैंने एडिशन किया है, ये क्या है? ये इनफिक्सेस है, ठीक है। और ये रेयर इसलिए क्योंकि ज्यादातर हमारे ऐसे वर्ड्स होते नहीं है कि जिनमें हम बीच में कुछ घुसाएं, ठीक है। कुछ ही वर्ड्स होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वर्ड था और इसके बीच में हमने ऐड करके सिर्फ एम्फेसिस बढ़ाया है, मतलब एम्फेसाइज किया है अपनी बात को, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ मैं कि भाई ये तो बिलीव किया ही नहीं जा सकता। तो ये एक मतलब रेयर यूजेज है। हम लोग ज्यादातर इस तरह नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ डायरेक्टली अनबिलीवेबल बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इनफिक्सेस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। यानी दो वर्ड्स के बीच में जब आप कुछ इंसर्ट करेंगे तो दैट वुड बी इनफिक्सेस, ठीक है। जो बीच वाला लफ्ज होगा वो इनफिक्सेस कहलाएगा। यहाँ पे फ्रीकिंग को जो मैंने हाईलाइट किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि वो आपका इनफिक्सेस है, ठीक है। बाकी जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। मेन वर्ड बिलीवेबल है, ठीक है। जिसमें से भी अगर और मेन देखा जाए तो बिलीव जो है वो आपका मेन वर्ड है, जबकि अन जो है वो आपका प्रीफिक्स है और एबल जो है वो आपका सफिक्स है, ठीक है। यानी देखो एक ही वर्ड के अंदर हम तीन चार चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं किया है लेकिन आप चाहें तो अपने तौर पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सरकमफिक्सेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको गौर से सुनिएगा। सरकमफिक्सेस का मतलब ही क्या है कि दे आर एडेड अराउंड अ वर्ड विद पार्ट्स ऑफ द एफिक्स अपीयरिंग एट बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? असल में एक वर्ड होगा जिसके आगे और पीछे दोनों साइड पे हमारे पास एफिक्सेस यूज हुए हुए होंगे। कैसे? अब देखो इसकी एग्जांपल इंग्लिश के अंदर तो नहीं है लेकिन ये जर्मन वर्ड है एक, ठीक है, गैस्पीट। तो अब यहाँ पे देखिए जर्मन के अंदर हमारे पास ये जो जी और टी का यूज हो रहा है। असल में तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक लेटर है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज का फर्क आया हुआ है तो इस वजह से जर्मन के अंदर आप कह सकते हैं कि सरकमफिक्सेस यूज हुए हैं, ठीक है। और हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनफिक्सेस सरकमफिक्सेस का ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से इतना नहीं है, ठीक है। मतलब इंग्लिश के अंदर थोड़ा रेयर यूजेज है, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर इतना नहीं करेंगे, हमारा मेन कंसर्न सिर्फ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस है। मैं आपको जनरल आइडिया देना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड कर दिया। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अभी अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया, अभी हमने सफिक्सेस को डिस्कस किया और वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कस किया इनफिक्सेस को और फिर हमने डिस्कस किया सरकमफिक्सेस को। अब हम आगे चलेंगे, आगे हमें डिस्कस करना है साइमल फिक्सेस को। साइमल फिक्सेस जो होते हैं वो चेंज करते हैं सेगमेंट को, ठीक है। अपने ही अंदर मौजूद सेगमेंट को चेंज करेंगे। कैसे? जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर प्लूरल हमारे पास फूट का होता है फीट। तब आप देख सकते हैं कि एफ भी वैसा ही रहा, टी भी वैसा ही रहा, लेकिन बीच में जो हमारे पास डबल ओ था वो चेंज हो गया डबल ई के अंदर। तो ये चीज कहलाती है साइमल फिक्सेस, ठीक है। यानी पूरा का पूरा सेगमेंट ही उठा के हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और छठे नंबर पर आता है सुप्राफिक्सेस। सुप्राफिक्सेस जो होते हैं ये प्रोसोडिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्रोसोडिक असल में प्रोसोडी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, प्रोसोडी कहते हैं उसको, प्रोसोडी में गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। प्रोसोडी होता है, ठीक है। तो प्रोसोडिक चेंजेस जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस या टोन के चेंजेस होते हैं, यानी ये असल में ग्रामर में लिखने वाले चेंजेस नहीं होते, ये बोलने वाले चेंजेस होते हैं, ठीक है। बोलने वाले कैसे चेंजेस हो सकते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसा कि फर्ज कर लीजिए एक वर्ड है आपके पास रिकॉर्ड, ठीक है। आप बोलते हैं रिकॉर्ड या रैकेट, ठीक है। तो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, इसमें सिर्फ स्ट्रेस का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, नाउन जब होता है तो नाउन के अंदर हमारे पास स्ट्रेस जो होता है वो फर्स्ट वाले सिलेबल के ऊपर होता है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि जोर आप किसके ऊपर दे रहे हैं। लाइक जो हमारे पास नाउन होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है रैकर्ड। क्या होता है? रैकर्ड। हाँ, इसको रिकॉर्ड नहीं पढ़ना, ये रैकर्ड है, ठीक है। रैकर्ड क्यों है? क्योंकि रैकर्ड जो है वो स्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। यानी अब हम बोलते हैं ना इसने रैकर्ड बनाया है, तो वो रैकर्ड होता है, ठीक है। जबकि अगर आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप रिकॉर्ड आप मतलब कोई वर्ब के तौर पे उसको आप एज यूज कर रहे हैं वर्ब के तौर पे, तो उसमें हमारे पास सेकंड लेवल के ऊपर स्ट्रेस आता है, यानी रिकॉर्ड।
अब देख रहे हो री जो है वो खत्म हो गया पहले ही, लेकिन कॉर्ड जो है वो एक लंबा स्ट्रेस है उधर। तो रिकॉर्ड, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, हम बोलते हैं ना, तो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ वर्ब के तौर पे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड समझे बन चुका है या कोई रिकॉर्ड बना हुआ है तो वहाँ वो रिकॉर्ड नहीं कहलाता, वो हम बोलते रिकॉर्ड है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है सिलेबल का, तो वो रेकर्ड कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रेकर्ड, ठीक है। ही हैज एस्टेब्लिश्ड, अगर मैं बोलना चाहूँ इस तरह करके कोई एग्जाम्पल मेरे तो अभी ध्यान आ रही, लेट मी गेस। हाँ, तो एग्जाम्पल तो खैर अभी जहन में नहीं आ रही ऐसी कोई बहुत परफेक्ट, लेकिन आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेड पार्ट जो है वो है स्ट्रेस वाला पार्ट, ठीक है, यानी पहले वर्ड के अंदर रेकर्ड और दूसरा वर्ड जो मैंने लिखा है उसके अंदर रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये चेंजेस जो हैं लिखने में नहीं आते, लिखेंगे तो आप दोनों को सेम तरीके से स्पेलिंग में, लेकिन बोलने में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस को जो हमारे बोलने में आए उन चेंजेस को हम कहते हैं प्रोसोडिक चेंजेस, ठीक है। कौन से चेंजेस, प्रोसोडिक, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दीज चेंज प्रोसोडिक फीचर्स लाइक स्ट्रेस और टोन, यानी प्रोसोडिक फीचर्स जो होते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रोसोडी। क्या कहते हैं, प्रोसोडी। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सब देखो अब डिटेल है, आपस में लिंक हुई हुई है, अगर तमीज से पढ़ना होगा भाई तो ऐसे ही पढ़ना होगा, वरना मैं चाहता तो ये सब शॉर्ट शॉर्ट कर सकता था, ठीक है। ये मैंने आपके लिए इतना डिटेल किया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो प्रोसोडी जो है वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और आगे पढ़ाऊंगा। अभी तक के लिए आप इतना याद रखें कि प्रोसोडी जो होती है हमारे पास, तो वो प्रोसोडी हमारे पास सिर्फ उन चेंजेस की बात करती है जो बोलने में आए, ठीक है, लिखने में चेंजेस नहीं आते। तो अब तक हमने डिस्कस किया सुप्राफिक्सेस को, साइमल फिक्सेस को, इनफिक्सेस को, सरकमफिक्सेस को, सुफिक्सेस को और प्रीफिक्सेस को, ठीक है। आई होप दीज ऑल आर क्लियर, ठीक है, ये सब एफिक्सेस के अंदर क्लासिफाई होते हैं। अब हमें बात करनी है इंटरफिक्सेस की। इंटरफिक्सेस क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें हम कनेक्टर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, यानी इनका बीच में होना ना होना बराबर होता है, लेकिन चूंकि ये कनेक्टर्स होते हैं तो इसलिए इनको ऐड करना जरूरी बन जाता है कहीं कहीं जगहों पे, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ स्पीड और स्पीडोमीटर, ठीक है, अगर स्पीड और मीटर को जोड़ने के लिए ओ जो है बीच में काम कर रहा है इंटरफिक्सेस का, तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है। हम लोगों ने सुना होगा ये लफ्ज स्पीडोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीड और मीटर है ये अलग अलग लफ्ज हैं, लेकिन इन दोनों लफ्जों को किसने जोड़ा हुआ है, इंटरफिक्सेस ने। बीच में एक छोटा सा इंटरफिक्स यूज हुआ हुआ है ओ, ठीक है, तो वो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस इंटरफिक्सेस तक बात जो है हमारी एंड होती है। इस तरह मैंने और भी चीज़ें डिस्कस नहीं की जो कि फिक्सेस के अंदर आती हैं, जैसा कि एम्बी फिक्सेस जो है वो भी एक चीज़ है, ठीक है। इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा था, तो खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि एम्बी फिक्सेस मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर या आपके जो एमडी कैट पैटर्न है उसके अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और मेंशन भी नहीं है, ठीक है, ना हमें सीखनी है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपका बेसिक मामला जो है वो हल करेगा वोकैबलरी के अंदर, ठीक है, बेसिक यूजेज। और ये जितने भी मैंने बताए प्रीफिक्सेस सफिक्सेस तो इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इनफिक्सेस, सरकमफिक्सेस, साइमल फिक्सेस, सुप्राफिक्सेस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनको सिर्फ जनरल आइडिया के तौर पे कंसिडर कर लीजिए, इनको डिटेल में मत पढ़िएगा, ठीक है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट बात करनी है प्रीफिक्स टेबल और फॉर्मेशन से रिलेटेड। अच्छा, तो अब मैं करूँगा कुछ यूँ कि आपके सामने देखिए 10 वर्ड्स की एक लंबी सी लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये लिस्ट है सारे प्रीफिक्सेस की, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगा कि एक जगह आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा प्रीफिक्सेस की, इसके बिल्कुल बराबर में आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा इनकी मीनिंग की, ठीक है। और ये आपने अपने पास लिखनी है क्योंकि जब मैं आपको रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये काम आएगा, ठीक है। तो वोकेबलरी का ही पार्ट होगा, ठीक है, रूट वर्ड। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, आप इनकी लिस्ट को सेम एज इट इज या तो टेबल की फॉर्म में लिख लें या जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी मीनिंग मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, उसकी एक अलग लिस्ट दूंगा इसके बराबर में, और इसी के फौरन बाद फिर मैं एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर मैंने वर्ड्स बताए होंगे जिनमें एज एन एग्जाम्पल ये यूज हो रहे हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको लिस्ट दिखेगी प्रीफिक्स की जो अभी दिख रही है, ठीक है। 10 वर्ड्स हैं अभी,
ठीक है। टोटल 20 वर्ड्स होंगे। तो अभी अगली साइड में और वर्ड्स ऐड कर दूंगा मैं। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि इन वर्ड्स के फौरन बराबर में यानी राइट हैंड साइड पे आपको दिखेंगे इन वर्ड्स की मीनिंग वाइज जो लिस्ट होगी वो दिखेगी आपको, ठीक है। और उसी के फौरन बराबर में फिर आपको एक और लिस्ट दिखेगी, आखिरी लिस्ट, जिसके अंदर मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जिसके अंदर ये प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास एक लंबी सी लिस्ट है जिसके अंदर सबसे पहला वर्ड है एक्स, फिर दूसरा वर्ड है इंटर, तीसरा इंट्रा, फोर्थ पे सेमी, फाइव पे इक्वी, सिक्स पे ऑटो, सेवन पे एंटी, एट पे डिस, और नाइन पे इन या डे, और टेंथ के ऊपर सब। इन सब के मीनिंग जो है वो ये है। एक्स का मतलब होता है प्रीवियस या फॉर्मर, अभी हमने डिस्कस किया था। टू पे इंटर का मतलब होता है बिटवीन, लेकिन याद रखिएगा इंटर हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों के दरमियान की बात करें और वो दो चीजें अलग अलग चीजें हों, ठीक है। और तीसरे पे आता है इंट्रा। इंट्रा हम दरमियान की ही बात करते हैं लेकिन उन चीजों के दरमियान की बात करते हैं जो चीजें सेम हो, ठीक है। इंटर में क्या होता है, दो चीजें अलग अलग, और इंट्रा में क्या होता है, दो चीजें डिफरेंट। जैसा कि अगर मैं बात करूं हमारे पास जैसे कि इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इंटर कॉलेज का मतलब यह है कि दो अलग अलग कॉलेज हैं जिनके दरमियान कंपटीशन है। और अगर मैं बोल दूं इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, तो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन का मतलब यह है कि अब दो कॉलेजेस की बात नहीं हो रही बल्कि कॉलेज के अंदर ही कोई दो ग्रुप है उनकी बात हो रही है, या कॉलेज के अंदर ही होने वाला जो कंपटीशन होगा वो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होगा, ठीक है। यानी एक कॉलेज के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है। और अगर मैं इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो दो कॉलेज के दरमियान कंपटीशन हो रहा है और वो भी दो अलग अलग कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा छोटा सा फर्क है, आपको वही समझना है सिर्फ। और सेमी का मतलब होता है हाफ, और इनकी एग्जांपल्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइव में इक्वी का मतलब होता है इक्वल या सेम, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सिक्स में ऑटो का मतलब होता है खुद से, ठीक है, पहले जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, तो इसीलिए तो बाय वन सेल्फ या इट सेल्फ लिख दिया मैंने। और सेवेंथ में एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। एंटीबायोटिक सुना होगा आपने, ठीक है, या एंटी वायरस सुना होगा, ठीक है। तो वो इसकी एग्जाम्पल्स में आता है। डिस का मतलब होता है अपोजिट ऑफ, अभी हमने देखा था रिस्पेक्ट जो है उसका मतलब इज्जत करना, डिसरिस्पेक्ट का मतलब बेइज्जती करना, यानी डिस के लगते ही क्या हो गई, बात नेगेटिव हो गई। नाइन्थ में हमारे पास इन या डे का मतलब होता है अपोजिट होना या कॉन्ट्रेरी किसी के होना, ठीक है, बात सेम ही है। टेंथ में हमारे पास सब होता है, ठीक है। सब क्लास का नाम सुना होगा आपने, सब टॉपिक्स का नाम सुना होगा। तो सब टॉपिक्स या सब क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेन टॉपिक के नीचे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लोअर देन या बीनीथ लिख दिया। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब इनकी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक्स के अंदर एक्स प्रेसिडेंट, इंटर कॉलेज, इंट्रा स्कूल अभी बताया था मैंने, ठीक है। सेमी सर्कल, ठीक है, यानी पूरे सर्कल का आधा, तो सेमी सर्कल हाफ दिखाता है, ठीक है। सेमी का मतलब ही हाफ होता है। इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। ऑटोबायोग्राफी बहुत कॉमन, ठीक है, यानी खुद से लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी। एंटी सोशल यानी सोशलिज्म के अपोजिट, एंटी सोशल होना। डिसरिस्पेक्ट, इनएबिलिटी या डीएक्टिवेट, ठीक है। एक तो होती है एबिलिटी किसी काम को करने की, इनएबिलिटी यानी कि कर नहीं सकते। एक होता है एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट यानी कि कर नहीं सकते, यानी अपोजिट, ठीक है। इन और डे जो है हमारे पास प्रीफिक्स वो अपोजिट दिखा रहा है। और आखिरी पे सब क्लास। अभी हमने ये सब बातें डिस्कस की थी, आई होप सो क्लियर होगा और अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की अप्रोच होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपकी वोकेबलरी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब आप जहां भी देखेंगे कि ये प्रीफिक्स लगा हुआ है आप समझ जाएंगे कि इस प्रीफिक्स का मतलब क्या था। और अल्टीमेटली अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग पता नहीं होगी तो आप इस प्रीफिक्स के जरिए मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आराम से आपको मीनिंग पता चल जाएगा सिर्फ प्रीफिक्स की वजह से। तो आई होप अब जो हमारे पास मौजूद हैं पढ़े लिखे बच्चे, उनको समझ आ गई होगी बात कि मैं क्यों इतना बोल रहा था कि प्रीफिक्स और सफिक्स करना जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ छोटे से वर्ड लाइक सेगमेंट की मीनिंग से आपको पूरे वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलेंगे दूसरी लिस्ट के ऊपर जो कि 11 से स्टार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास अप, ट्रांस, मिस और ए या नन है, ठीक है। और माइक्रो, मैक्रो, टेले, री, को और नियो, ठीक है। तो इनके क्या मीनिंग्स हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, अप का मतलब होता है एट अ हायर लेवल,
ट्रांस का मतलब यहाँ पे अक्रॉस है। याद रखिएगा ट्रांस यहाँ पे अक्रॉस के सेंस में यूज हो रहा है, जबकि ट्रांस बहुत तरह के मीनिंग में आता है। ठीक है, एक ट्रांसजेंडर वाला ट्रांस होता है। ठीक है, तो उसमें हम ट्रांस और सिस वाले के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, उसके अंदर मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब जिसने केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, सिस वाले जो थे उसके अंदर क्या था, ग्रुप जो थे वो दोनों एक ही साइड पे थे। ठीक है, और ट्रांस में क्या होता था, एक ऊपर होता था एक नीचे होता था। ठीक है, तो वहाँ अलग सेंस है। वही सेंस अप्लाई होता है जेंडर वाले में भी। ठीक है, सिस जेंडर वो यानी कि जैसा जेंडर बाय बर्थ आया है, बाय बर्थ आया है, वैसा ही जेंडर बाद में उस बंदे ने रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों जगह बात सेम हो गई। लेकिन ट्रांस के अंदर क्या होता है, जैसा जेंडर बाय बर्थ मिलता है, बंदा बाद में जाके उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क होता है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, और अगर आप मुझे बता सकें कमेंट सेक्शन के अंदर, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एक बात, वो ये कि ट्रांसपेरेंट हम एक लफ्ज यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो हम ट्रांस यूज कर रहे हैं वो क्या मीनिंग दे रहा है, ये आप जरूर मुझे पता करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आप में से कौन पता कर पाता है। तो कुछ काम सेल्फ रिसर्च का भी होता है, इसलिए मैंने आपके ऊपर दे दिया। अब 13 पे है मिस। मिस का मतलब रॉन्गली। ठीक है, याद रखिएगा मिस वाला जहां भी लग गया वहां पे मतलब कोई चीज गलत हो रही है। ठीक है, मिसबिहेव होता है, सुना है ना। क्यों, एक होता है बिहेव करना और एक होता है मिसबिहेव करना, यानी गलत तरीके से बिहेव करना। तो यही तो सारी एक्सट्रैक्शन है इंग्लिश की, जहां से इंग्लिश ड्राइव हुई है। इसको वर्ड मॉर्फोलॉजी क्यों कह रहे हैं हम लोग, एफिक्सेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है इंग्लिश की। ठीक है, तो ए या नन का मतलब क्या होता है, नहीं, नॉट। नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, ए या नन जहाँ पे लगेगा उसका मतलब नहीं। माइक्रो का मतलब सबको पता है, स्मॉल। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सुना है, माइक्रोस्कोप सुना है लोगों ने। ठीक है, और क्या सुना है, और भी बहुत सारे लफ्ज हैं। खैर, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपी होती है, सॉरी मैक्रोस्कोपी तो नहीं होती, क्योंकि फिर वो बड़ी चीज है ना। मैक्रो, आई थिंक मैक्रो साइंसेस होता है या ऐसी कोई लफ्ज है। ठीक है, तो खैर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स तो बहुत मिल जाएंगे आपको। टेले तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझो कॉमन तरीन है, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो लिंकिंग अक्रॉस डिस्टेंस, यानी एक जगह से दूसरी जगह लिंक करना। ठीक है, बाय डिस्टेंस, तो ये टेले का लफ्ज हमें ये डायरेक्ट कर रहा है। री का मतलब होता है अगेन। ठीक है, रीस्टार्ट, रीबूट। ठीक है, तो री का मतलब अगेन का होता है। को का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, जैसे को जहां भी लगता है तो उसका मतलब वो चीज ज्वाइन हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे लफ्ज होते हैं। ठीक है, इसी तरह आखिरी पे 20 है हमारे पास, नियो। ठीक है, नियो डार्विनिज्म का नाम सुना होगा बायो के बच्चों ने। ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं सारे, बायो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं। ठीक है, तो नियो डार्विनिज्म क्यों कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म यानी न्यू का लफ्ज जो है वो नियो बता रहा होता है। ठीक है, इस तरह न्यू प्लेजिया होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़ेंगे आगे भी। तो वहाँ जो न्यू यूज हो रहा है, न्यू का मतलब भी होता है नया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि एक्चुअल मैंने स्लाइड में मेंशन करी हैं। जैसा कि अप का मतलब होता है अपस्टेयर्स। ठीक है, अपर लेवल ना, मैं यही दिखाना चाह रहा था, एट अ हायर लेवल लिखा है, इसका मतलब ऊपर का लेवल। अपस्टेयर्स यानी ऊपर जाना। ठीक है, सीढ़ियां जो होती हैं उनको हम कहते हैं। ट्रांस अटलांटिक। ठीक है, ये डिफरेंट मीनिंग है, मैंने जैसा बताया ना, यहाँ पे ट्रांस की मीनिंग डिफरेंट है, तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। मिस जज या मिस गाइड भी होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, मिस लगने से क्या हो रहा है, रॉन्ग, यानी गलत तरीके से आपने जज कर दिया। ए सेलुलर आपने सुना होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बायोलॉजिकल गेम रखा हुआ है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी वैसे ही रिजेंबल कर रहा होता है। ठीक है, ताकि आसानी हो आपको, अगर कोई फेमिलियर नहीं है तो उसको कहीं बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट दिखेंगी एग्जांपल्स, वो खुद भी सर्च कर सकता है। ठीक है, इस तरह नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट नहीं है, ए सेलुलर यानी सेल नहीं है। ठीक है, वायरस के अंदर जैसा गेम होता है। माइक्रोस्कोप अभी बताया था मैंने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये भी बताया था, टेलीफोन अभी बताई एग्जांपल, रीस्टार्ट ये भी बताई थी मैंने, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और नियो डार्विनिज्म जैसा मैंने बताया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है। तो यहाँ प्रीफिक्सेस की जो लिस्ट थी वो खत्म होती है। आई होप आपको प्रीफिक्सेस क्लियर हैं, फ्रॉम 1 to 20, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। ठीक है, इनका लिंक बनेगा वोकेबलरी के अंदर और ये आपको पता होने चाहिए। तो हमें बात करनी है थोड़ी सी एंटोनियम की फॉर्मेशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो दो चीज़ें बनाते हैं। क्या, मैं पीछे ले जाता हूँ वापस स्लाइड के ऊपर। प्रीफिक्सेस हमारे पास दो चीज़ें बनाते हैं, जिनमें से एक चीज़ आपकी होती है एंटोनियम और दूसरी चीज़ आपकी होती है क्या, वर्ब। तो हमें अभी उसी को डिस्कस करना है। ठीक है, एंटोनियम वाले पार्ट को। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी और आपने घबराना नहीं है।
इसी तरह आहिस्ते-आहिस्ते हम करते-करते बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है? और वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से भी लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ इस सेंस में कि आपको बातें क्लियर रही अब तक, ठीक है? तो एंटोनियम फॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई किसी चीज़ का एंटोनियम कैसे बन रहा है प्रीफिक्स के ऐड होने से, ठीक है? तो याद रखिएगा सिर्फ गिने चुने प्रीफिक्स हैं जो एंटोनियम बनाते हैं। वो कौन से हैं? पहला डिस, इन, ठीक है? डिस तो मैंने पीछे ही आपको दिखाया था, रिस्पेक्ट के में हमने डिस लगाया तो वो उसका उलट बन गया, ठीक है? इन जैसे लगता था पीछे मैंने दिखाया था आपको, एबिलिटी में हमने इन लगाया तो वो क्या बन गया? इनएबिलिटी, यानी एबिलिटी का उलट, ठीक है? तो इसी तरह और भी होते हैं इर, ठीक है? जैसे रिस्पॉन्सिबल में इररिस्पॉन्सिबल लगा दो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इम होता है, ठीक है? जैसे पोलाइट के अंदर इम लगा दो तो इम्पोलाइट बन जाता है, यानी पोलाइट का उलट। इसी तरह अन भी होता है, ठीक है? और इसी तरह इल भी होता है, ठीक है? तो ये सब आपने ज़हन में रखने हैं, ये गिने चुने प्रीफिक्सेस हैं जो एंटोनियम बना रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी करें, कुछ आपका भी काम हो, तो अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा उनकी लिस्ट, ठीक है? और आपने ये करना है कि आपने उन वर्ड्स के एंटोनियम बना के मुझे बताने हैं, ठीक है? ये टोटल 15 वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं अभी के लिए, ठीक है? ये अभी का काम है, ये ऐसा नहीं कि बाद का है। ये आपको अभी के अभी आप मेरी वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के साथ ही आप इनके एंटोनियम बनाएंगे प्रीफिक्स ऐड करने से, ठीक है? प्रीफिक्सेस ऐड करेंगे यानी आप, ठीक है? और जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको ज़ुबानी यानी डिक्टेट करके आंसर बता दूंगा कि इन सब के आंसर्स क्या हैं, ठीक है? तो अब स्लाइड को आप पॉज कीजिए और फिर देखते हैं कि आंसर क्या है। तो आई होप आपने आंसर अपने पास अब लिख लिए होंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा, ठीक है? तो नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है डिसएडवांटेज, ठीक है? एडवांटेज था उसका हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया डिस, तो डिसएडवांटेज बन गया। नंबर 2 पे है हमारे पास इलॉजिकल, ठीक है? यानी लॉजिकल था उसके साथ हमने आई एल लगा दिया इल, तो अब वो क्या बन गया? इलॉजिकल। और याद रहे इनके बीच में हाइफन नहीं लगेगा, ठीक है? हाइफन जो होता है वो कहीं कहीं जगह पे लगता है लेकिन मोस्टली केसेस में हाइफन नहीं भी लगता है, ठीक है? तो अब आप पूछ रहे होंगे कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो ये मैटर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे हम लगाते ही नहीं हाइफन। सिर्फ हाइफन तब आता है जब हम किसी भी सेगमेंट को अलग से कंसिडर करें, जैसे अगर मैं डिस को उठा के अलग से लिखूंगा तब मैं हाइफन लगाऊंगा, लेकिन अब चूंकि डिस अटैच हो चुका है अपने वर्ड के साथ तो अब हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आप सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स में ही देखेंगे, गिने चुने, वरना हर के साथ नहीं लगता। जैसे सेमी सर्कल था तो पीछे उसमें आप देखा था आपने कि लगा हुआ था, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैं कहाँ पे था, नंबर थर्ड पे था मैं, हाँ। तो नंबर थर्ड है आपके पास इममिच्योर, ठीक है? मिच्योर के साथ कौन सा लगता है प्रीफिक्स? इममिच्योर, इम लगता है, ठीक है? और ये फिक्स होते हैं, याद रखिएगा। प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ही होगा, कभी भी इल एडवांटेज नहीं होगा या अनएडवांटेज नहीं होगा, ठीक है? डिस ही होता है हमेशा। नंबर 4 पे है हमारे पास लिटरेट का इलिटरेट, नंबर 5 पे है हमारे पास सफिशिएंट का इनसफिशिएंट, नंबर 6 पे है हमारे पास फॉर्मल का इनफॉर्मल, ठीक है? और नंबर 7 पे है हमारे पास रेगुलर का इरेगुलर, नंबर 8 पे है हमारे पास टाइडी का अनटाइडी, ठीक है? और नंबर 9 पे है हमारे पास पोलाइट का इम्पोलाइट, जैसा मैंने बताया था। नंबर 10 पे है हमारे पास मॉर्टल का इमॉर्टल, ठीक है? आई एम वाला। और नंबर 11 पे है हमारे पास ओबे का अनओबे, और नंबर 12 पे है हमारे पास फॉरगेटेबल का अनफॉरगेटेबल, ठीक है? नंबर 13 पे है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल, नंबर 14 पे है हमारे पास रिलायबल का अनरिलायबल, ठीक है? यूएन। और आखिरी नंबर 15 पे है हमारे पास कोऑपरेटिव का अनकोऑपरेटिव, यूएन, ठीक है? तो आई होप ये छोटी सी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी अच्छी थी। और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? ये हमने देखा एंटोनियम फॉर्मेशन को, अब हम चलते हैं वर्ब फॉर्मेशन की तरफ, और यकीनन इसके अंदर भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है? तो तैयार रहिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ब फॉर्मेशन में काम करते हैं, ठीक है? उसके भी गिने चुने प्रीफिक्सेस हैं। पहला ई एन वाला, ठीक है? एन, एम,
एम देखो पीछे भी था, मैं दिखा देता हूँ। एम जो है वो दो काम कर रहा है। एम आपके पास एंटोनियम भी फॉर्म कर रहा है और एम जो है वो आपके पास वर्ब भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे फिर फोर इन, ठीक है, एम और फिर फॉर, फिर ओवर। ठीक है, फोर और फॉर में फर्क है, ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। तो अब मैं आपको फिर से लिस्ट दूंगा और उस लिस्ट का आपने ही जाहिर है वीडियो को पॉज करके आंसर बताना है, मतलब लिखना है अपने पास। और फिर मैं आपको ज़बानी आंसर बताऊंगा तो आपने अपने आंसर्स को चेक करना है। ठीक है, और इस बार हमारे पास 18 वर्ड्स हैं। तो आप स्लाइड को पॉज करिए वीडियो को और फिर मैं बताता हूँ। सो आई होप आपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे, अपने पास लिख लिए होंगे। तो अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। नंबर वन पे है हमारे पास एनेबल, ई एन लगेगा, ठीक है, शुरू में। नंबर टू पे है हमारे पास फॉर सेक, एफ ओ आर लगेगा इधर, ठीक है, और फिर आगे सेक। नंबर थ्री पे है हमारे पास ओवर सी, ठीक है, ओवर लगेगा, ओ वी ई आर और फिर सी। इस तरह नंबर फोर पे है हमारे पास, सॉरी नंबर थ्री पे था ओवर सी, नंबर फोर पे है हमारे पास एम बडी। क्या है? एम बडी, ई एम और बी ओ डी वाई, ठीक है, एम बडी। नंबर फाइव पे है हमारे पास एम पावर, ई एम और पी ओ डब्ल्यू ई आर, यानी ई एम शुरू में लगेगा, ठीक है। इसी तरह नंबर सिक्स पे है हमारे पास एम बार्क, ई एम बी ए आर के, बार्क, ठीक है। नंबर सेवन पे है हमारे पास ओवर डू, ठीक है, ओ वी ई आर और फिर डू। नंबर एट पे है हमारे पास एंड डेयर, ई एन डी ई ए आर, एंड डेयर। नंबर नाइन पे है हमारे पास बिट का फॉरबिड, ठीक है, एफ ओ आर लगेगा शुरू में और ये बन जाएगा फॉरबिड, ठीक है। वही होता है ना जिसको हम बोलते हैं मना करना, ठीक है। तो मीनिंग वगैरह मैंने यहाँ ऐड नहीं रखी हुई है, वो आप चाहें तो अपने तौर पर खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ प्रीफिक्सेस बताएं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके लिए काम जो है वो शॉर्ट रखूँ, शॉर्ट टाइम में हम मेन चीज़ें सीख लें, ठीक है। कुछ काम आप भी कर सकते हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे टेंथ पे है हमारे पास बेयर, जिसका हमने बना दिया फॉर बेयर, एफ ओ आर बी ई ए आर, ठीक है, एफ ओ आर चल रहा है अभी, जहन में रखिएगा। और इसी तरह 11th पे है हमारे पास एन लार्ज, ई एन और फिर लार्ज, ठीक है, यानी ई एन लगा के लार्ज। 12 पे है हमारे पास इंस्टॉल, हम बोलते हैं ना इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो आई एन लगा के फिर स्टॉल, इंस्टॉल। और याद रहे इसके अंदर भी हमारे यहाँ, मतलब ये हमारे पास अभी जो लिस्ट थी पहले भी और अभी भी, तो इन दोनों लिस्ट के अंदर हमारे पास हाइफन कहीं भी नजर नहीं आया है, ठीक है, हाइफन नहीं लगेगा इनके बीच में, ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने बता दिया उसका रीजन पहले ही, ठीक है, वो सब पे अप्लाई होता है। तो अब क्या बात कर रहा था मैं, 13 पे, हाँ 13 पे है हमारे पास हेयर, जिसका बन गया ओवर हेयर, ठीक है, ओ वी ई आर, ओवर और फिर हेयर। इस तरह 14 पे हमारे पास बनेगा फोर वार्म, ठीक है, फोर वाला ही है, एफ ओ आर ई वाला, ठीक है, शुरू में लगेगा, एफ ओ आर ई और फिर वार्म। इसके बाद हमारे पास 15 पे है प्रिंट, तो इम प्रिंट हो जाएगा, आई एम और फिर प्रिंट। इसी तरह हमारे पास है रेज, तो उसको हम कर देंगे एन रेज, ई एन और फिर आगे रेज। इसी तरह नीचे हमारे पास एक्ट है 17 पे उसी के, तो उसका बन जाएगा इन एक्ट, आई एन और ए सी टी, एक्ट, इन एक्ट। सही है। 18 पे है हमारे पास लास्ट रिच का एन रिच, ई एन और फिर रिच। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स गिवन थे जिनको हमने वर्ब में तब्दील कर दिया। पीछे हमने नॉर्मल वर्ड्स को एंटोनियम में, एंटोनिम में तब्दील किया था, तो अब यहाँ पे वो हमने उलट दूसरा काम किया, यहाँ पे हमने वर्ब में तब्दील कर दिया, ठीक है। वहाँ पे हम उसकी अपोजिट बना रहे थे, यहाँ पे हम उसका काम बना रहे हैं, एक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप एंटोनियम और वर्ब वाला केस जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हमें बात करनी है सेम सफिक्सेस के लिए, ठीक है। पहले हम उसी का टेबल देखेंगे सफिक्सेस का, और उसके बाद फिर हम उनकी फॉर्मेशंस भी देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एंटोनिम और वर्ब का देखा। अब सफिक्स के अंदर हमें देखना है नाउन और एडजेक्टिव का, ठीक है। तो अटेंटिव रहिएगा इसमें भी। तो देखिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसे हमने प्रीफिक्सेस में बात की थी बिल्कुल सेम एज इट इज हमने इसमें भी बात करनी है।
बस देखिए फ़र्क देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, सेगमेंट्स, उनके सबसे शुरू में वो लगा हुआ है हाइफ़न, क्यों? क्योंकि इनकी अटैचमेंट उधर से होनी है ना, ये सफिक्सेस हैं, ये एंड में लगेंगे, ये स्टार्टिंग में नहीं लगेंगे, ठीक है? तो इनकी मीनिंग क्या है? अब देख लीजिए। एबिल जो है वो हमें क्वालिटी दिखाएगा, एबिल जो है वो भी क्वालिटी दिखाएगा, फुल जो है वो भी क्वालिटी दिखाएगा, एसी जो है वो हमें स्टेट बताएगा, मेंट जो है वो भी स्टेट बताएगा, ली जो है वो क्वालिटी दिखाएगा, इटी जो है वो स्टेट दिखाएगा, एंस हमें स्टेट दिखाएगा, और एंस ई वाला जो होगा वो भी स्टेट दिखाएगा, और अस जो है वो भी हमें क्वालिटी दिखाएगा, ठीक है? स्टेट क्वालिटी यही सब चल रहा है इसके अंदर। तो कैसे दिखा रहा है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, चेंज होता है वर्ड, ठीक है? चेंज को हमने एबल लगा के क्या बना दिया? चेंजेबल। इसी तरह रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? और इसी तरह केयरफुल, फिर डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेटिक होता है, और इस तरह बहुत सारे लफ्ज होते हैं। तो अब उसमें हमने वो हटा के एसी लगा दिया एंड में, तो क्या बन गया? ये एक स्टेट हो गई ना, एक चीज की स्टेट है, डेमोक्रेसी एक स्टेट है, ठीक है? तो एक्सीलेंट बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट, होमली, ठीक है? घरेलू, होमली जो होता है ना, वो घरेलू मतलब देने वाला सेंस होता है इसके अंदर। जैसे होम घर के लिए होता है, तो ली लगा के होमली, घरेलू यानी। सुपीरियोरिटी, ठीक है? सुपीरियर होना अलग है, फिर सुपीरियोरिटी जो है वो एक स्टेट है, ठीक है? सुपीरियर जो है वो एक शख्स हो सकता है, ठीक है? कोई शख्स सुपीरियर हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी एक स्टेट में होगा तो वो सुपीरियोरिटी की स्टेट में होगा, ठीक है? इटी लगने की वजह से क्या हो गया? चीज जो है वो स्टेट बन गई। एंट्रेंस, ठीक है? ए एन सी ई लग गया इनमें। इसी तरह एग्जिस्टेंस, इधर ए नहीं लगा, इधर ई एन सी ई लग गया, ठीक है? दोनों दिखा रहे हैं क्या? स्टेट। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमरस, ठीक है? एक ह्यूमर होता है, ठीक है? और ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस होना क्वालिटी। तो यही देखना है आपने कि अब चूंकि यहाँ पे देखें नाउन और एडजेक्टिव्स फॉर्म हो रहे होते हैं, इसलिए स्टेट क्वालिटी की बात हो रही है। पीछे हम लोग क्या फॉर्म कर रहे थे? पीछे हम लोग एंटोनिम और वर्ब्स को फॉर्म कर रहे थे, ठीक है? तो ये छोटा सा फर्क है जो ध्यान में रखना है। ये पहली लिस्ट थी, अब दूसरी लिस्ट की तरफ चलते हैं। दूसरी लिस्ट में हमारे पास थोड़े से और सफिक्सेस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो इनकी मीनिंग देख लीजिए आप। ये री मीनिंग, ठीक है? तो एस जो है उसका उसकी मीनिंग क्वालिटी है, और शन की मीनिंग स्टेट, और आई के साथ जो शन है उसकी मीनिंग भी स्टेट, एज की मीनिंग रिजल्ट, ठीक है? एंड की मीनिंग कोई आदमी होगा, डबल ई हो तो पर्सन होगा, उसमें ही मतलब वही आदमी होगा, और आईएनजी लग रहा हो तो कोई एक्शन या कोई रिजल्ट होगा। और फिर हमारे पास शन लगेगा विदाउट ई वाला, तो उसके अंदर भी कोई प्रोसेस, कोई स्टेट या कोई रिजल्ट होगा, ठीक है? और इज्म जो था वो मैंने आपको बताया था कि ये कोई बिलीफ भी हो सकता है, और दूसरी मीनिंग में इसके हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है? बिलीफ यानी कि जिसके ऊपर आपका फेथ हो, ठीक है? दीन ईमान, तो ये उसमें काउंट हो रहा है। और आखिरी जो है वो इश है। इश का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रीनिश, यानी हरा सा है। पूरा हरा नहीं है, पूरा ग्रीन कलर का नहीं है, बस ग्रीन जैसा है, ठीक है? तो ग्रीनिश, येलोइश, ठीक है? इस तरह ब्राउनिश, रेडिश, सुना होगा आपने, ठीक है? तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले विक्ट्री होती है, विक्ट्री एक चीज होती है, तो उसका हमने आईओएस वाला सफिक्स ऐड करके उसको क्या बना दिया? विक्टोरियस, ठीक है? विक्ट्री से विक्टोरियस। टर्मिनेशन, ठीक है? इसी तरह प्रोनंसिएशन, ठीक है? ब्रेकेज, ठीक है? ब्रेकेज यानी कि कोई मैंने बताया था ना रिजल्ट होगा, तो यहाँ ब्रेक होना, यानी ब्रेकेज यानी कि तबाही, तोड़ फोड़ जो होती है एक्चुअली, ठीक है? ब्रेक हो जाना किसी चीज का, तो ये कोई रिजल्ट है, ठीक है? रिजल्ट आया। असिस्टेंट, ठीक है? असिस्टेंट यानी कि कोई, मैंने बताया था ए एन टी लगा तो आदमी है कोई, ठीक है? तो यहाँ असिस्टेंट। इसी तरह डबल ई वाला है तो रेफरी, और यहाँ एम्प्लॉय भी हो सकता है। एम्प्लॉय सुना है ना लफ्ज जो होता है, उसके अंदर भी डबल ई आता है, ठीक है? तो ये कुछ कुछ रेफरेंसेस हैं इन सफिक्सेस के। इस तरह पेंटिंग, ठीक है? डेकोरेशन। आइसोमेरिज्म भी एक चीज होती है, ठीक है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और हिंदुइज्म तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो ये सब बिलीव्स हैं, ठीक है? और ग्रीनिश, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक है? तो ये दो लिस्ट थी जो सफिक्सेस की हैं, ये आपके पास लिखी होनी चाहिए, और आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, ठीक है? दोनों ही लिस्ट हो गए, टोटल 20 लिस्ट, 20 वर्ड्स की लिस्ट मैंने इधर दी,
और पीछे प्रीफिक्सेस के अंदर ही मैंने 20 वर्ड्स की लिस्ट दी, ठीक है। तो अब मैं नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। नाउन को फॉर्म करने वाले ये कुछ खास सफिक्सेस हैं, जिसमें और, अर, डॉम, शिप और टी एच, ठीक है, और नेस, ठीक है, ये शामिल है। तो इनके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और इनकी क्या मीनिंग है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लो भाई, जिसके साथ ओ आर या ई आर लगा हुआ होगा वो भी कोई पर्सन ही होगा, ठीक है। डॉम जो होता है वो डोमेन के लिए, यानी एक इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, तो उसके लिए वो जाहिर होता है। और शिप का मतलब भी कोई स्टेट है, टी एच का मतलब कोई कंडीशन है, और नेस का मतलब क्वालिटी है, ठीक है। कैसे होगा ये? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड करूँ कुछ वर्ड्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना, पेंटर या स्कल्पचर, ठीक है। ये वो वाला स्कल्पचर नहीं है, ये स्कल्पटर टोर है, ठीक है। स्कल्पटोर बोल दो आप, ये वो आदमी होता है जो स्कल्पचर बनाता है, ठीक है। और फ्रीडम, किंगडम, ठीक है, डी ओ एम लगा हुआ है एंड में, देख सकते हैं आप। इसी तरह लीडरशिप, ग्रोथ, कामनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। वो ये एक्सरसाइज है, पहले वही वही तरीका हम लोग रखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, और फिर मैं आंसर आपको डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है। आंसर आपको डिक्टेट करवाऊंगा इसका, और फिर आप अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने गलत किया हुआ हो। तो आई होप आपने अपने पास आंसर्स लिख लिए होंगे। अगर आपने नहीं लिखे तो अभी आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आंसर बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पे है बेक का बेकरी, ठीक है। आप आर और वाई ऐड कर देंगे, ठीक है। लॉ का लॉयर, इसी तरह फ्री का फ्रीडम, और फिर हमारे पास सिक था तो सिक का सिकनेस, फिर लॉर्ड का लॉर्डशिप, और स्टील का स्टीलर, ठीक है। इस तरह 7 पे बैग था तो उसका बैगर, ठीक है, बी ई डबल जी ए आर होगा, ठीक है। और 8 पे हमारे पास हैप्पी का हैप्पीनेस, 9 का हमारे पास मर्टायर का मर्टायर डम, टी ओ एम लगेगा, ठीक है। और फिर फ्रेंड का फ्रेंडशिप, हील का हीलर, ई आर लगेगा, ठीक है। और 7, सॉरी 7 नहीं, हीलर था ना, हीलर बताया ना, हाँ। तो 12 पे सोशल का सोशलिज्म। इसी तरह सेल का सेलर, ओ आर लगेगा। वाइस का वाइजर, ठीक है, ई आर लगेगा। किंग का किंगडम, ठीक है, बहुत इजी। और हार्ट का हार्डशिप, ठीक है। इतना यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब दो बचे हैं, गुड का गुडनेस और कम्युनल का कम्युनलिज्म, ठीक है। तो आई होप ने सही आंसर्स लिखे होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए या कहीं पे कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो आपको, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक गिवन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, तो देख लीजिएगा। और अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखनी है एडजेक्टिव की फॉर्मेशन, ठीक है। पीछे हमने देखी थी किसकी फॉर्मेशन, यहाँ पर हमने देखी थी नाउन की फॉर्मेशन। अब हमें देखनी है एडजेक्टिव की फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ मैंने फिर से एक स्पेसिफिक लिस्ट आपको दे दी है कि जो एडजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, ये वो सफिक्सेस हैं जो एडजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग देखिए सबका ऐड कर दी है जो भी थी। इश्क में मैंने आपको बताया था कि उसके जैसा मिलता जुलता या थोड़ा बहुत का सेंस आएगा। तो डेविलिश का मतलब ये होगा कि डेविल से मिलता जुलता, ठीक है। तो इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे ट्रबलसम, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी, लाइफ लाइक, ठीक है। ये नया लफ्ज़ आप सुन रहे होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर है, ठीक है, लेकिन ये लफ्ज़ है। और रिवर्सिबल, इस तरह होपफुल, इस तरह फैबुलस और मेरिटोरियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ज़्यादातर क्वालिटी, स्टेट और इस तरह की चीज़ें बतानी होती हैं, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन की बात हो रही है तो उसके अंदर क्वालिटी और स्टेट की ज़्यादा बात होगी, ठीक है। आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए हर एक सफिक्स का, हर एक प्रीफिक्स का, क्योंकि जब आप वोकेबलरी देख रहे होंगे तो वहाँ पे ये सब लगे हुए होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं। तो आपको आसानी होगी फिर समझने में, ठीक है। वर्ड की मॉर्फोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से अब आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और फिर मैं इसका आंसर वर्बली आपको बता दूंगा। तो आई होप आपने अपने अपने आंसर्स अपने पास लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको चेक करिए।
नोटिस का बन जाएगा नोटिसेबल, ठीक है, ABLE लग जाएगा आखिर में, ठीक है। तो ये नोटिस से क्या बन जाएगा, नोटिसेबल। इसी तरह नंबर 2 पे सेंस का बन जाएगा सेंसिबल, सुप्रीम का बन जाएगा सुप्रीमेसी, और कमेंस का बन जाएगा कमेंस का बन जाएगा कमेंसमेंट, और जेनरस का बन जाएगा जेनरोसिटी, ग्लैमर का बन जाएगा ग्लैमरस। इसी तरह स्पाइट है हमारे पास, तो उसका बन जाएगा स्पाइटफुल, और विगर का बन जाएगा विगरस, डिजास्टर का बन जाएगा डिजास्ट्रस, एडोर का बन जाएगा एडोरेबल, और यूज का बन जाएगा यूजेज, और कॉन्स्पायर का बन जाएगा कॉन्स्पायरेसी, और मैनेज का बन जाएगा मैनेजेबल। 14 पे हमारे पास प्रेफर का बन जाएगा प्रेफरेबल, और मॉन्स्टर का बन जाएगा मॉन्स्ट्रस, रिवर्स का बन जाएगा रिवर्सिबल, इन्वॉल्व का बन जाएगा इन्वॉल्वमेंट, अकर का बन जाएगा अक्योरेंस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई या आप नहीं सुन पाए तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया और बहुत सारी बेसिक्स आपको समझ आई होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके पास, ठीक है, वो आपने कंप्लीट करना है। 24 तक वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं, इन सब के साथ सफिक्सेस लगेंगे, ठीक है, जहन में रखिएगा, सिर्फ सफिक्सेस लगाने हैं आपको। और कोई से भी सफिक्सेस आप लगा सकते हैं, बस आपको सही वाले चूज करने हैं जो सबके साथ फिट होते हो, ठीक है। तो अब आपने करना यूँ है कि आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको आंसर चाहिए हो इन 24 के, तो फिर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में गिवन है, वहाँ पे मैं एक पूरी लिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा सही आंसर इनके, ठीक है। तो लाजमी इस असाइनमेंट को करिएगा। और व्हाट्सअप चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि वहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ें डिस्कस करूँगा, अलग से कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एमकेट के कोर्स के अंदर ये गिवन नहीं है फिर भी ये पढ़ाया गया क्यों, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एमकेट में या जिससे जितने भी लाइक जो भी टॉपिक्स गिवन होते हैं हमारे पास सिलेबस के अंदर, तो एक्चुअल टॉपिक्स वो होते हैं जो सिलेबस के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है, वो आपकी बेसिक्स होती हैं। अगर आपको वो नहीं पता ना तो फिर आप बाकी टॉपिक्स भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो भी करवा रहा हूँ बहुत सोच समझ के करवा रहा हूँ, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ें हैं या कुछ ऐसी बात है जो आपको करनी है या कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, तो आप उसमें ये काम करिए कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी लाइक बात जो है वो बता दीजिए। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मेरे पास मेरे चैनल बायो के ऊपर फेसबुक प्रोफाइल मेरी गिवन है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर दीजिए मैसेंजर पे, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से भी आप लाइक मुझे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे दूं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कीजिए कि आप सोचने लग जाएं कि ये काम का नहीं है या ये बेकार टॉपिक है, क्योंकि जब आगे मैं आपको वोकेबलरी की क्लास एक कंडक्ट करके रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा जो पूरा बनता है वो ये बनेगा कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई वर्ड है, सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई मीनिंग आपको नहीं पता किसी वर्ड का, तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो होंगे इनकी मीनिंग से आप उस वर्ड की मीनिंग को ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। यानी आप पता लगा पाएंगे कि उस वर्ड का मीनिंग पॉसिबल क्या हो सकता है। और अगर ये स्पेसिफिक सफिक्स या प्रीफिक्स उधर यूज हो रहा है, तो या तो ये नाउन बनाएगा या तो ये वर्ब बनाएगा या तो ये एंटोनियम बनाएगा या तो ये एडजेक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह सोचते हुए आप पहुंच जाएंगे अपने आंसर तक। तो मेरा सिखाने का या बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपकी बेसिक और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताई कि जो फालतू चीज़ है वो आपने छोड़ देनी है। फालतू चीज़ क्या थी, जैसे कि वो इनफिक्सेस, सरकमफिक्सेस, सुप्राफिक्सेस, साइमल फिक्सेस, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। कि कोई बंदा ऐसा हो जो इंग्लिश सीखना चाह रहा हो या उसको बहुत टू द मैक्सिमम करना चाह रहा हो तो वो उसको ऐड कर ले अपने साथ, ठीक है। उसका नुकसान कोई नहीं है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन आपके अगर आप एमकेट के स्टूडेंट हैं या आप कंपेटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो उस बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, चीज़ें काफ़ी सारी समझ आई होंगी। और भी कोई सवालात हों तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बिजी होता है, वरना मैं फिर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक सिखाऊं, ऐसी ऐसी बातें बताऊं
जो आप मतलब देख के ही आप हैरान हो जाएँ। आप बोलें कि यार इंग्लिश इससे ज़्यादा अच्छी कौन पढ़ाएगा? ये कहने वाली बात है, मैं सही बता रहा हूँ। इसमें कोई मक्खन लगाना नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है? बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। और मैं आपको देखें वही वाले टॉपिक्स करा रहा हूँ जो आपको कोई दूसरा टीचर नहीं कराएगा, मुझे ये बात पता है, ठीक है? नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर और फिज़िकल अकेडमीज़ वगैरह में टीचर्स जो हैं वो टेंसेस के ऊपर बहुत फ़ोकस देते हैं, ठीक है? नरेशन के ऊपर बहुत फ़ोकस देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे की जो बेसिक्स है उसका क्या हाल है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपकी बेसिक सेट कर लूँ और आपको वो वाले सेशंस प्रोवाइड कर दूँ जो बाकी टीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है? बाकी नरेशन तो तुम कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस तो कहीं से भी पढ़ लो, टेंसेस तो कहीं से भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कराऊँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कराऊँगा, लेकिन उन सबसे भी पहले मैं वो चीज़ आपको कराऊँगा जो दूसरे लोग आपको नहीं करा रहे, ठीक है? तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा और फिर बोलूँगा कि ये व्हाट्सएप चैनल जो है वो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको लाज़मी तौर पे जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? So see you next time, next week. Stay humble and ace English with Rohan.